नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सिद्ध साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो हिंदी साहित्य की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, इन सभी साहित्य को हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न है, सिद्धों की संख्या कितनी है? संख्या जो है 84 है। ठीक है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो 84 सिद्धों में जो प्रथम सिद्ध हैं वह सरापा हैं। सरापा को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और हिंदी का प्रथम कवि सरापा को किसने माना, ये प्रश्न बन सकता है। तो राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरापा हैं, लुइपा हैं, डोम्बिपा हैं, सबरपा हैं, कड़ापा हैं। ये हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं। ठीक है, सरापा के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो सरापा के जो अन्य नाम है सरोज ब्रज हैं, राहुल भद्र हैं। सरापा के ये दो अन्य नाम हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का समय सीमा क्या माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने सरापा का जो समय सीमा माना है 769 ईस्वी। 769 ईस्वी। एक एक प्रश्न जो है सिद्ध साहित्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी काव्यधारा नाम से सरापा की कुछ रचनाओं का संग्रह किसने किया? हिंदी काव्यधारा, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो हिंदी काव्यधारा का जहाँ नाम आएगा वहाँ आप आंख बंद करके राहुल सांकृत्यायन पर टिक कर दीजिए, राहुल सांकृत्यायन। सरापा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सरापा की जो प्रसिद्ध रचना है वह दोहा कोश है। सबरपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सबरपा का है चर्यापद। पुष्पदंत की रचना कौन सी है? तो पुष्पदंत की रचना है महापुराण है, आदि पुराण है, उत्तर पुराण है। ठीक है, भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश भाषा नाम न दे करके क्या कहा है? भरत मुनि ने लोक भाषा को अपभ्रंश नाम न दे करके कौन सा नाम दिया है? तो उन्होंने देश भाषा कहा है। ठीक है, नाद न बिंदु न रति न शशि मंडल, यह पंक्ति किसकी है? तो यह जो है सरापा की है। सिद्धों का विकास किससे हुआ है? तो सिद्धों का जो विकास हुआ है बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से हुआ है। सिद्धों का विकास बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से हुआ है। सिद्धों की भाषा को क्या कहते हैं? सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा कहते हैं। ठीक है, संध्या या संध्या भाषा कहते हैं। सरापा प्रथम सिद्ध कवि हैं, इन्हें सहजयान का प्रवर्तक माना जाता है। सरापा प्रथम सिद्ध कवि हैं, इन्हें सहजयान का प्रवर्तक भी माना जाता है। बौद्धों द्वारा रचित अपभ्रंश साहित्य क्या कहलाता है? तो सिद्ध साहित्य कहलाता है। बौद्धों द्वारा रचित जो अपभ्रंश साहित्य है वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो श्री पर्वत था। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया? तो अदैव्रज तथा मुनि दत्त ने। अदैव्रज तथा मुनि दत्त ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम दिया। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा? तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ सर्वप्रथम की बात हो रही है, तो सर्वप्रथम जो है पुरानी हिंदी कहने वाले हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, नाथों एवं जैनों की रचनाओं को किसके अंतर्गत रखा? अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों, नाथों एवं जैनों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा है। शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अब्दुल रहमान कृत संदेश राशक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह दशा का वर्णन है। ठीक है, संदेश राशक किसका है? तो अब्दुल रहमान का है। यह क्या है? तो ये खंड काव्य है। इसमें जो है विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह दशा का वर्णन किया गया है। जोइंदू छठवीं सदी नामक कवि की परमात्म प्रकाश एवं योगसार और परमात्म प्रकाश, ये किसकी रचनाएं हैं? तो जोइंदू की हैं। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो बोलचाल के लिए प्रयुक्त किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? बोलचाल की भाषा के लिए। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट किसने कहा? तो डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को अपभ्रंश कहा है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ किससे माना है? तो शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना है। ठीक है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में बताए जा रहे हैं
वह सभी कहीं ना कहीं विगत वर्षों की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इनकी संभावना जो है आगामी परीक्षाओं में 100% आने की बन जाती है। अगला है, उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य धारा का पद्य समझा जाता है। कथन किसका है? शुक्ल जी का ये कथन है। ठीक है, ये शुक्ल जी का कथन है। इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ावा है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। महत्वपूर्ण कथन है। लुइपा की रचनाएं किस प्रकार की हैं? लुइपा की रचनाएं रहस्यवादी हैं। ठीक है। सिद्ध साहित्य का विकास कहाँ हुआ? सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत के क्षेत्रों में हुआ, जिसमें असम, बंगाल, उड़ीसा आदि आते हैं। सामान्यतः सिद्धों का समय माना जाता है। सिद्धों का समय क्या माना जाता है? तो 8वीं सदी से 13वीं सदी के मध्य। जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली थी, तो जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय शैली रास थी। अपभ्रंश का भावभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भावभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू कृत पौमचर्यु की रचना किस शैली में हुई है? तो दोहा चौपाई शैली में हुई है। ठीक है, पौमचर्यु कड़वक बद्धित शैली। स्वयंभू कृत पौमचर्यु में राम कथा का वर्णन है। पौमचर्यु में किसका वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है। स्वयंभू के अपूर्ण ग्रंथ को किसने पूर्ण किया? तो स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूर्ण किया। पुष्पदंत ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा। ये प्रश्न पूछा जाएगा, किस कवि ने अपने आप को अभिमान मेरु कहा? तो पुष्पदंत ने। महासुखवाद किस मत की विशेषता है? महासुखवाद किस मत की है? तो सिद्ध मत का है। ठीक है। अपभ्रंश एवं जैन परंपरा के प्रथम कवि कौन है? अपभ्रंश एवं जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं स्वयंभू। देवसेन कृत श्रावकाचार्य की रचना किस छंद में हुई है? तो देवसेन कृत श्रावकाचार्य की रचना जो है यह दोहा छंद में हुई है। ठीक है। व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन तो हेमचंद की रचना है, जो एक जैन कवि हैं। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ग्रंथ प्राकृत अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ है। यह क्या, कौन सा ग्रंथ है? तो यह एक व्याकरण ग्रंथ है। भल्ला हुआ जो मारिया बाहड़ी मारिया कंतु, यह किसका है? तो हेमचंद का है। लज्जे तु वयसु अहु जय भग्गा धरु यंतु, यह भी हेमचंद का है। ठीक है। भल्ला हुआ जो मारिया बाहड़ी मारिया कंतु, यह कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का पाणिनि हेमचंद को कहा जाता है। महासुखवाद का जन्म किस शाखा में हुआ? महासुखवाद का जन्म हुआ था ब्रजयान शाखा में। देशी नाम माला, कुमार पाल चरित पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो हेमचंद हैं। कुमार रासों की भाषा किस प्रकार की है? तो राजस्थानी हिंदी है। ठीक है। कुमार रासों की भाषा किस प्रकार की है? तो यह राजस्थानी हिंदी है। बीसल देव रासो एक मुक्तक एवं विरह गीत काव्य है। बीसल देव रासो जो है यह किसका है? तो नरपति नाल का है। यह जो है एक मुक्तक एवं विरह गीत काव्य है। ठीक है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है और यह एक खंड काव्य है। आल्यखंड किस रासो ग्रंथ में से विकसित माना जाता है? तो आल्यखंड जो है परमाल रासो, इसी का दूसरा नाम है आल्यखंड, जिसके रचयिता है जगनिक। आल्यखंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो अंग्रेजी अनुवाद करने वाले हैं वाटरफील्ड। आल्यखंड किस ऋतु में और किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो यह जो है बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गाया जाता है। पूछा गया प्रश्न है आल्यखंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो ये बरसात में गाया जाता है। हेमचंद को कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ किसे कहा जाता है? तो हेमचंद को। 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सयार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो यह किसकी पंक्ति है? तो ये जो है परमाल रासों से ली गई पंक्ति है। ठीक है। और परमाल रासों के रचनाकार हैं जगनिक, जिसका दूसरा नाम है आल्यखंड। सदा तरैया न बन फूले यारो सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू के यारो सदा न जीवे कोय। यह पंक्ति किसकी है? तो यह परमाल रासों से है, जिसका दूसरा नाम आल्यखंड है। राउल बेल 10वीं शताब्दी। राउल बेल 10वीं शताब्दी के लेखक कौन है? तो रोड़ा कवि हैं। ठीक है। और इसकी भाषा क्या है? तो लोक भाषा, इसकी भाषा लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है। ठीक है। यह एक शिलांकित कृति है। यह एक शिलांकित कृति है।
इसकी विशेषता है यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति है। हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा इसी कृति से आरंभ होती है। इसमें इस प्रश्न में देखिए कितने प्रश्न छिपे हैं। पहला तो हो गया राउल बेल किसका है, यह रोड़ा कवि का है। उसके बाद इसकी भाषा क्या है, तो लोक भाषा मिश्रित अपभ्रंश है और यह एक शिलांकित कृति है, ठीक है, जो शिलाओं पर लिखी गई है। और गद्य पद्य मिश्रित यह एक चंपू काव्य भी है। और हिंदी में नक्सक वर्णन की श्रृंगार परंपरा इसी कृति से आरंभ हुई है। यह प्रश्न बन सकता है, हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा किस कृति से आरंभ हुई है, तो राउल बेल से। परमाल रासों का प्रधान रस क्या है, तो परमाल रासों का प्रधान रस है वीर रस। कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है, कर्पूर मंजरी के रचयिता कौन है, तो राजशेखर है। वड रत्नाकर किसका है, तो ज्योतिश्वर ठाकुर का है, बारहवीं सदी में लिखा गया है। और इसका विषय क्या है, तो इसका जो विषय है राजकुमारी की स्थानीयता का ज्ञान कराना, ठीक है। वड रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर का है। अगला है भक्ति साहित्य के वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिदायतनामा पुस्तक के लेखक कौन है, ख्वाजा बंदा नवाज। हिदायतनामा पुस्तक के लेखक हैं ख्वाजा बंदा नवाज। आदिकाल को अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा, पूछा गया प्रश्न है। अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार आदिकाल में अपभ्रंश की 4 पुस्तकें हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, विजयपाल रासो, हमीर रासो, ये 4 पुस्तकें हैं। अगला है बौद्ध गान व दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है। बौद्ध गान व दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो सिद्धों का है। अपभ्रंश नाम किस शताब्दी में प्रयुक्त होने लगा था, अपभ्रंश नाम 7वीं शताब्दी। साधारणतः अपभ्रंश का काल माना जाता है, अपभ्रंश का काल कितना माना जाता है, तो 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक अपभ्रंश का जो काल माना जाता है 600 से 1300 ईस्वी तक। आला उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन परमाल रासों में है। परमाल रासों में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो आला उदल नामक 2 वीर सरदारों का वीरतापूर्वक लड़ाई का वर्णन किया गया है। खुमार रासों की भाषा क्या है, तो खुमार रासों की भाषा है राजस्थानी हिंदी और इसके लेखक हैं दलपति विजय। अपभ्रंश के फागु काव्य से आशय है, अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या आशय है, तो बसंत ऋतु का काव्य है, ठीक है। अपभ्रंश के फागु काव्य से क्या आशय है, तो बसंत ऋतु का काव्य है। प्राकृत पैंगलम में किन कवियों की रचनाएं मिलती हैं, प्राकृत पैंगलम में तो जज्जल, बब्बर, विद्याधर और हर ब्राह्मण। नेमिनाथ चर्यु किसने लिखा, नेमिनाथ चर्यु हरिभद्र सूरी ने लिखा है। आदिकाल हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है, तो लोकप्रिय छंद है दोहा। डिंगल राजस्थानी अपभ्रंश शैली का प्रयोग किस प्रकार की रचनाओं में होता है, तो राजस्थानी और अपभ्रंश शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता है, ठीक है। डिंगल जो है वीर रस की रचनाओं में इसका प्रयोग होता है। पिंगल ब्रजभाषा और राजस्थानी, तो इसका प्रयोग जो होता है प्रेम एवं कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। पिंगल का जो होता है प्रेम एवं कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। डिंगल वीर रस की रचनाओं के लिए, पिंगल प्रेम एवं कोमल भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए। ब्रज बोली में किन भाषाओं का समुच्चय है, ब्रज बोली में, तो ब्रज बोली में ब्रज है, बंगला है, असमिया है, भाषा का है, ठीक है। किन भाषाओं का समुच्चय है, तो ब्रज, बंगला और असमिया। आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त होता है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य कहाँ से प्राप्त होता है, राजस्थान से। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की भाषा संध्या में मिलता है। उलटवासियों का प्रयोग कबीर ने अपनी रचनाओं में किया है। उलटवासियों का पूर्व रूप हमें सिद्धों की भाषा संध्या में मिलता है। उलटवासियों का प्रयोग कबीर ने अपनी रचनाओं में किया है। बरसे कंबल भीगे पानी, ये उलटवासी का प्रयोग इसमें हुआ है। आदिकालीन साहित्य में कौन सा पक्ष लुप्त रहा है, तो राष्ट्रीय चेतना। अमीर खुसरो का पूरा नाम, तो अमीर खुसरो का पूरा नाम है अबुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो, अब्दुल हसन यमुनुद्दीन खुसरो। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 100 मानी जाती है। खालिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सूखने, गज़ल अमीर खुसरो की प्रमुख रचना है। खुसरो का जन्म एटा के पटियावली गांव में हुआ। कहाँ हुआ था, तो एटा के पटियावली गांव में खुसरो का जन्म 1255 से 1324 ईस्वी, 1255 से 1324 ईस्वी ये इनका जन्म वर्ष है। जन्म 1255 और मृत्यु 1324 ईस्वी। ये जो है पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है।
एक पंक्ति है अमीर खुसरो के इनकी, च मन तुतिये हिंदू अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदू पुरुष ता नाज गोयम। का अर्थ है मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो जिसमें कि मैं अद्भुत बातें बता सकूं। ठीक है, हिंदुस्तान की तूती के नाम से ये प्रसिद्ध है। भारत प्राकृत पैंगलम, प्राकृत पैंगलम जो लक्ष्मीधर की रचना है और इसके टीकाकार कौन है तो बंसीधर। प्राकृत पैंगलम के रचयिता कौन है, लक्ष्मीधर, और टीकाकार कौन है, बंसीधर। आदिकाल के प्रमुख ग्रंथ एवं उनके रचनाकार, वड़रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर, ठीक है, मैथिल कवि, मैथिल कवि जो है विद्यापति को भी कहा जाता है। राउल बेल, ये रोड़ा की रचना है, 10वीं शताब्दी, प्रेम काव्य है, इसे शिलांकृत कृति के नाम से भी जाना जाता है, और यह चंपू काव्य भी है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, दामोदर शर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का चरमोत्कर्ष 12वीं शती से 14वीं शती तक माना है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का चरमोत्कर्ष 12वीं शती से 14वीं शती तक माना है। बसंत विलास 84 दोहों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत ऋतु का स्त्रियों पर पड़ने वाले विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। आदिकाल की प्रमुख विशेषता, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सी विशेषता आदिकाल की है, कौन सी नहीं है, तो रासो काव्य की अधिकता। पहला है रासो काव्य की अधिकता, युद्धों का सजीव चित्रण, ऐतिहासिकता का अभाव, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, प्रामाणिकता में संदेह। प्रामाणिकता की जहाँ बात की जाए, पृथ्वीराज रासो अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक, प्रामाणिक, ठीक है। कल्पना की प्रचुरता, अतिशयोक्ति वर्णन, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। ठीक है, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, ये थे आदिकाल की विशेषता। ये थे सिद्ध साहित्य और आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।